Okay. So once again, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your relative, your parents are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we are discussing a measurement of the length. तो देखो ये जो चैप्टर है उसका नाम ऐसा है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो डिफरेंट क्वांटिटी के यूनिट्स हमने डिस्कस किए। अब हम मेजरमेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 50 या 60% ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड स्टिल 4 or 5 lectures are left in which we will complete the lecture chapter. So measurement part is going on and we are discussing a measurement of length. तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जो लेंस होते हैं तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम स्केल्स का यूज कर सकते हैं, मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं। उसका मेजरिंग रेंज कितना होता है वो हमने डिस्कस किया। उससे कम डिस्टेंस के लिए वर्नियर कैलिपर्स, उससे भी कम डिस्टेंस के लिए स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, उससे भी कम डिस्टेंस के लिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा। और अगर उससे भी कम मेजरमेंट करना है तो हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उससे भी ज्यादा रिजोल्यूशन चाहिए तो हम स्कैनिंग एंड टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं। ऐसा हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस सम इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है, कोई मेथड्स होती है उसको, मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रिक के साथ, कोई ट्रिक के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। तो हमने बहुत ही लार्ज डिस्टेंस, जैसे अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर मेजर करना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर मेजर करना है, अर्थ से कोई अदर प्लैनेट का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो उसके लिए हमने पैरेलैक्स मेथड हमने डिस्कस किया। पैरेलैक्स क्या है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने पैरेलैक्स मेथड एक्सप्लेन मैंने किया। एंड अपार्ट फ्रॉम आफ्टर दैट आई हैड आल्सो एक्सप्लेन्ड यू टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ द प्लैनेट। कोई प्लैनेट का डायमेंशंस अगर कैसे मेजर करना है तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। सर हाँ बोलो। सर ये थर्ड चैप्टर का नोट्स खुला है स्क्रीन पे। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन पे थर्ड लेक्चर का नोट्स खुला हुआ हाँ, है। नो वरी, आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम चेंजिंग दैट। ओके, नो। हाँ हाँ सर। ओके, यू गेट इट? यस सर। या ओके। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ पैरेलैक्स मेथड के कुछ उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, एंड हम लाइट ईयर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पैरेलैक्स मेथड के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल, वेदर वी हैव डिस्कस और नॉट, कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया पैरेलैक्स मेथड के, बाकी नहीं, बाकी है। क्या हमने पैरेलैक्स मेथड के साथ बाकी है सर। ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नो 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 वरी, नो वरी। सो हियर इज द फॉर्मूला। तो आपको चाहे पैरेलैक्स मेथड है या चाहे मेजरमेंट ऑफ अ डायमेंशंस ऑफ द प्लैनेट, ये दो थ्योरी, मतलब क्वेश्चन नंबर देखो आपके जो 9th एंड 10th हमने दोनों डिस्कस किया। तो उसमें हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया उसको हम एज अ सिंगल इक्वेशन याद रख सकते हैं। एंड द फॉर्मूला वाज, आप दोनों चाहे पैरेलैक्स मेथड हो या चाहे डायमेंशन मेजर करने का मेथड हो, आप इसको फॉर्मूला ऐसा याद रख सकते हो, फॉर्मूला को ऐसे याद रख सकते हो कि एंगल इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन डिस्टेंस। चाहे पैरेलैक्स मेथड हो या चाहे
ये मेजरमेंट ऑफ द हाँ मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्लैनेट हो, तो दोनों के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, ये लुक एट दिस इक्वेशन, तो लुक एट दिस इक्वेशन, तो अगर एंगल को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो क्या हो जाएगा, b/d हो जाएगा, मतलब ये b इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, d इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। और यहाँ पे भी वापस यही देखो आप, d इज द डायमीटर, कैपिटल D इज द डिस्टेंस, मतलब दोनों इक्वेशन को अलग अलग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ही इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया, कि चाहे पैरेलैक्स मेथड हो या मतलब चाहे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अर्थ से प्लैनेट का, या प्लैनेट का डायमेंशंस मतलब डायमीटर फाइंड करते हो, दोनों के लिए कॉमन इक्वेशन है, एंगल इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन डिस्टेंस, इट इज द कॉमन इक्वेशन फॉर बोथ दी थ्योरीज। तो अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। So before that we had to discuss the illustration number 1, and after that we will going to discuss that numericals. So come to the illustration number 1. Yep. इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर दिया, बाकी है कर दिया सर। कर दिया सर। कर दिया, श्योर? यस सर, यस श्योर। सर। तो फिर मतलब ये करवा दिया होगा, तो फिर ये एग्जांपल 3 करवा दिया कि बाकी है? हाँ सर करवा तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो कि बाकी है? पैरेलैक्स मेथड के बेस पे न्यूमेरिकल्स हो गया ना इसका मतलब? हाँ सर, हो गया है, आपने होमवर्क में भी दिया था लास्ट टाइम। हाँ, तो फिर ये आप बोल रहे हो कि नहीं हुआ है, तो मतलब हो गया होगा, 3 हो गया होगा, उसके बाद 24 एक्सरसाइज के 24 और 32, ये 4 न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए होंगे साथ में। एक्सरसाइज का 20, यस सर। हाँ एक्सरसाइज का 24 भी करवा दिया होगा, एंड साथ साथ में मैंने एक्सरसाइज का 32 भी करवा दिया होगा, ये 24 वाला करवा दिया है, यस सर। यस सर। एंड 32 वो सोलर एक्लिप्स वाला भी करवा दिया होगा मैंने, ये करवाया बाकी है? यस सर, करवा सर दिया। करवा दिया। ओके, ओके, फाइन फाइन फाइन। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू थ्योरी। अब हम नया थ्योरी डिस्कस करेंगे, एंड द थ्योरी इज डिस्कस द यूनिट्स ऑफ लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक क्या है, उसके पहले डिफिनेशन, उसका पहले हम डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद उसको हम फाइंड भी करेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि आपको ये समझ लेना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो कौन से लेंथ को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं, कौन से लेंथ को हम, सर क्वेश्चन 15 है वो। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ओके, सो 15 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था, अब 16 से बाकी है। 15th भी मैंने आपको बोला होगा कि एक बार रीड कर लेना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो सबसे पहली बात कि ये तीनों जो यूनिट है वो लेंथ के है। तो अब क्वेश्चन इज दैट के व्हिच लेंथ्स आर कंसीडर्ड टू बी अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो इट इज अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। बट द मोर प्रिसाइज डेफिनेशन इज अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। So now the question is that why the average word is mentioned here? What is the meaning of the average? So actually आपको पता होगा कि अर्थ के आसपास जो सन के आसपास जो अर्थ है उसका ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्टिकल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के आसपास,
और आपको मैं बताऊं, सन एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होता है, वो थोड़ा साइड में होता है, यहाँ पे होता है सन। तो ऐसा अगर आपके माइंड में है कि यहाँ पे बीच में सन है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। सन एग्जैक्टली यहाँ पे मिडिल में नहीं होता है। तो इसको ऐसे मतलब एलिप्स के दो फोसाई होते, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे एक एलिप्स का फोकस होता है, यहाँ पे एक होता है। तो सन इज रिसाइडिंग इन वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के कोई एक फोकस पे सन होता है और उसके आसपास अर्थ होती है ना, वो रिवॉल्व करती है। तो मतलब आपको समझ में आया कि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। देखो, सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। Yes, sir. So, and that is why we should mention the average distance between the earth and sun. तो अभी आपको पता चला ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। So it is not just a distance between the earth and sun. It is not just a distance between earth and sun. More precisely, it is the average distance between the earth and sun. Is that clear to you, friends? Yes, sir. And 1 astronomical unit, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाला हुआ है। साइंटिस्ट लोगों ने ऑलरेडी उसका वैल्यू निकाला हुआ है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब अर्थ एंड सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है। तो इट इज फाइंड टू बी 1.496। ये कौन से मेथड से? पैरेलैक्स मेथड से ये सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर या 11 मीटर। 10⁸ किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको। So that's about the 1 astronomical unit. सर हाँ बोलो। सर ये आप YouTube पे डालने वाले हो वीडियो? हाँ मिल जाएगा आपको, मिल तो जाएगा। सर ये मेरा 1 बजे दूसरा केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो सर मैं लीव कर सकता हूँ? 1 बजे क्यों केमिस्ट्री का लेक्चर आ गया? सर वो बैकअप लेक्चर है। तो फिजिक्स का मतलब स्किप करके आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे? सर मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि अभी मैसेज आया व्हाट्सएप पे मुझे किसी कि बेगानों के खातिर अपनों को बुला दिया, रे वफा का कैसा सिला दिया। सर तो न सकेंगे किसी के हो न सकेंगे। हाँ क्या करोगे, केमिस्ट्री तो पढ़ते भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, यूट्यूब में डाल दूंगा, बट अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करो। लेक्चर पढ़ना मतलब लेक्चर में लाइव लेक्चर में बैठना और वो यूट्यूब देखना दोनों अलग चीज होती है। यस सर। लाइव लेक्चर में आपको जितना समझ में आएगा वो यूट्यूब में नहीं आएगा, आपका माइंड भी इतना अटेंटिव नहीं रहेगा यूट्यूब में। ओके ओके सर। और सर चैप्टर 2 के और कितने मतलब आपने पहले कितने लेक्चर्स करवा दिए? चैप्टर 2 के मतलब वो डायमेंशंस वाले सारे किसका, कौन बोल रहा है ये? करण। करण बोल रहा है, अच्छा ओके। तो चैप्टर 2 के तो बाकी के सारे वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, मुझे अलग से फोन करना, तो आप मतलब फोन कर अलग से समझा ओके कैसे करना है, समझा दूंगा मैं। ओके सर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको पता चल गया। अब हम डिस्कस करेंगे लाइट ईयर का। तो अब ये लाइट ईयर, पहले नाम सुन के ऐसा लगता है कि लाइट ईयर मतलब ईयर है, ईयर मतलब टाइम है, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द टाइम, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस जो है उसको लाइट ईयर बोल सकते हैं? तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि भाई लाइट जो है ना, लाइट सनलाइट, वो 1 ईयर में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सनलाइट जो है वो 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सनलाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो 1 साल के अंदर
जो सनलाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो अब हमको ये पता है कि अगर मैंने लास्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर में सिखाया आपको कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड इनटू टाइम कर सकते into time. हो। हाँ, बट फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको क्लियरली लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो कब वैलिड होता है, जब वेलोसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वो बहुत सारे फॉर्मूला है, डी इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि लाइट का वेलोसिटी कांस्टेंट है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट? बताएगा कोई मुझे? अरे लाइट का वेलोसिटी नहीं पता क्या आपको? ओके, तो मुझे 1 लाइट ईयर फाइंड करना है, बट मैंने आपको बताया कि इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस कैन बी गिवन बाय वेलोसिटी इनटू टाइम। अब लाइट का जो वेलोसिटी है वो आपको पता होगा कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नहीं पता है तो मैंने आपको बताया कि सनलाइट का जो वेलोसिटी होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्या कहीं ना कहीं पे आपने ये देखा है कि नहीं देखा है, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है सर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना लेना है, चलो बताओ अब टाइम कितना लेना है मुझे, कितने टाइम के लिए? 1 year, 1 ईयर। 1 ईयर माने कितने डेज? 365. 365.25 मुझे लिखना पड़ेगा, पूछो हाँ कितना? हाँ सर, लीप ईयर की वजह से। हाँ, तो एट एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं। तो एवरेजली सोचते हैं, अगर एवरेजली, तो हर हर एक ईयर में कितना डेज बढ़ा? 0.5 पॉइंट 25 25, because at every 4th year is the leap year, one day is excessive in the leap year. So I can say in 1 year the excessive day will be equals to 0.25 if we consider the average value. So that is why I had mentioned 165.25 days. Is it understood, friends? यस सर। Okay. तो अब ये 365.25 डेज को अब मैं जो ना उसको आवर में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसको आवर में कन्वर्ट करते तो 24 आवर्स हो जाएगा, और आवर को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेकंड्स में, तो 24 आवर, आवर मतलब कितने सेकंड्स होगा? 3600. 3600 सेकंड्स, मतलब पूरा मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो एक काम करो, ये कैलकुलेटर से निकालो ना, क्या आ रहा है देखो तो, मुझे बताओ तो क्या आ रहा है, करो तो क्या आ रहा है देखो। 365.25 क्रॉस 24 क्रॉस सर 3600। 31557600। अच्छा 315 मतलब 3.16 10⁻⁷ कर दूं चलेगा? हाँ सर। 3.16 10⁻⁷ चलेगा? यस सर। डेसिमल पॉइंट Yes, पर sir. देख लो, बराबर है ना आपका जो आंसर डेसिमल पॉइंट। आप अच्छा क्या आंसर बोले आप, बोल बोल दो एक बार। 31557600। अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 7 परफेक्ट। तो 3.155 का मतलब 16 हो गया, हो जाएगा, बराबर है, मतलब ये बराबर है। इज इट क्लियर? यस सर। 7 डेसिमल पॉइंट मैंने शिफ्ट किया, डेसिमल पॉइंट को 7 पोजीशन शिफ्ट किया, तो मतलब 10⁻⁷। इज इट क्लियर टू यू? चलो यस अब सर। Yes. हाँ अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट देंगे, अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये लाइट ईयर जो है that is a distance and that is a distance traveled by the light in 1 year। वेलोसिटी जो है वो 3 इंटू 10⁸ है, एंड जो टाइम है वो 3.16 इंटू 10⁻⁷ है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.46
ये 355 हो रहा था ना एग्जैक्टली, तो ये 9.46 आ जाएगा एंड 10⁻15 आ जाएगा मीटर. So 1 light year will be this much distance. So 3.155 into 3 करेंगे तो आपको 9.46 मिल जाएगा एंड 10⁻15 बचेगा. तो फ्रेंड्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, वो कितना डिस्टेंस होता है वो हमने डिस्कस कर लिया. लाइट ईयर कितना होता है वो भी हमने डिस्कस कर दिया. अब हम करेंगे पार्सेक. अब पार्सेक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स थोड़ा अलग टाइप का है पार्सेक. तो पार्सेक क्या चीज है? इसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं. ओके, तो पार्सेक का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा जिस डिस्टेंस पे एंगल 1 सेकंड होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा जिस डिस्टेंस पे एंगल 1 सेकंड फॉर्म होता है, सो दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्सेक. क्वेश्चन इज दैट कि कुछ समझ में ही नहीं आया. मैं बताऊं आपको, देखो मेरी बात सुनो. सपोज कि ये जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. तो अगर आप नजदीक पे जाते हो, मतलब बहुत दूर नहीं जाते हो, तो कुछ एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होगा. बट आप जितना दूर जाओगे ऐसे एंगल डिक्रीज होता जाएगा. जितना दूर जाओगे इतना एंगल डिक्रीज होता जाएगा. तो कहीं ना कहीं पे तो ऐसा होगा, कि ये जो एंगल है ना वो डिक्रीज होते 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 1 सेकंड जितना हो जाए. तो जहां पे वो एंगल 1 सेकंड हो जाएगा, ये एंगल 1 सेकंड हो जाएगा, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज सेड टू बी अ पार्सेक. तो जब ये एंगल 1 सेकंड हो जाएगा, तो ये जो O से A, दैट इज OA और OB, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 पार्सेक. So now it is clear to you what is a parsec? Yes, sir. So 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा ऐसा डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है कि जहां पे एंगल 1 सेकंड फॉर्म हो, तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 पार्सेक. तो ये जो रेड वन जो है ना, दिस विल बी द पार्सेक. तो नाउ यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ द पार्सेक. The distance at which one astronomical unit subtend an angle of 1 second is defined as a 1 parsec. तो क्या ये पार्सेक का डेफिनेशन आपको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो हमको ये पता है कि एंगल का जो डेफिनेशन होता है, वो एंगल का डेफिनेशन जो है वो क्या है? Arc upon radius. रेडियस. तो यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू, देखो आर्क कौन सा है, रेडियस कौन सा है, मुझे बताओ. यहाँ पे कंपास रखना है आपको, यहाँ पे कंपास आपको यहाँ पे रखना है. आर्क क्या है, रेडियस क्या है, बताओ. यहाँ पे कंपास रखो और बनाओ सर्कल. आर्क हो जाएगा AB एंड रेडियस हो जाएगा आइदर OA और OB. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. तो कहना इसे एंगल इज इक्वल्स टू AB, तो क्या है? AB तो जो है वो 1 Astronomical unit. One is OA या OB क्या है? one. हाँ, रेडियस है बट वो 1 पार्सेक है ना. हाँ, one pass.
तो 1 पार्सेक को सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल, बट एंगल कितना है? 1 सेकेंड। बट व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आपका एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन रेडियन में। रेडियन में हाँ, रेडियन में होना चाहिए। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू तो आपको पता है कि 1.496 10⁻11 है। एंड किसी को याद है 1 सेकंड इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन? किसको याद है? याद है सर। So 1 second, if you remember, then it is okay. If you don't remember, then 1 second is equals to 4.85 into 10 raised to minus 6 radian, if you remember. हाँ सर, ये सही है। So that is why now we got the value of the sec. So 1.496 upon 4.85 करो, तो 1.496 upon 4.85 करोगे तो आपको 0.308 मिलेगा एंड 10 raised to 17 मिल जाएगा। तो 0.308 into 10 raised to 17 के बदले can I write the formula like this way? 1 pc is equals to 3.08 into 10 raised to 16 लिख दो, चलेगा? मीटर, वही Yes sir. डेसिमल पॉइंट को मैंने थोड़ा हटा दिया। क्या ये समझ में आया बात? Yes. sir. तो इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आपको यहाँ पे 3 चीज सीखने मिला। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो सन एंड अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है? इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड द लाइट ईयर। एंड पार्सेक इज द डिस्टेंस at which 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second, that distance is called the parsec. तो क्या ये सारा चीज आपको समझ में आया? Yes sir, आ गया। Is it Yes, sir. is it clear friends? यस सर Okay, fine. तो फ्रेंड्स इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। तो ये मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस वाला जो पूरा पोर्शन है वो खत्म हुआ। लेंथ का मेजरमेंट जो है वो खत्म हुआ। अब हम मेजरमेंट ऑफ मास की बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि 7 क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी है, बट फ्रॉम दैट 7 क्वांटिटी 3 आर मोर इंपॉर्टेंट। विच 3 आर मोर इंपॉर्टेंट? Length, mass and height. लेंथ, मास एंड टाइम, दिस 3 आर मोर इंपॉर्टेंट। तो लेंथ की बात, लेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है वो सारा चीज हमने खत्म किया। लेंथ के मेजरमेंट की बात हमने खत्म किया। अब मास की बात करते हैं और उसके बाद हम टाइम की भी बात करेंगे। अब ये जो पूरा टॉपिक है वो वैसे इंट्रोडक्टरी है। ये जो पूरा टॉपिक है वो मतलब इंफॉर्मेटिव है, तो भी हम थोड़ा उसका डिस्कशन कर लेते हैं। चलो पहले तो मैं आपको मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलो एनीबडी फ्रॉम योर साइड, किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट? वेट एंड मास के बीच में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? सर वेट चेंज होता है, मतलब प्लेस के हिसाब से मास चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों? ये बात एकदम सही है, आप जो बोले वो एकदम परफेक्ट है। क्यों? ऐसा क्यों? ओके सही बात है आपका कि मास है ना वो चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। तो ऐसा रीजन इसलिए
कि मास जो है ना वो इंटरनल इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी, मास जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, while weight is nothing but it is a gravitational force acting. weight तो वो है ना, weight क्या है, तो that is nothing but it is the gravitational force acting on the body. So weight is a force actually, and the weight can be given by the formula, weight can be given by a formula m into g. तो वेट जो है ना वो एक्चुअल में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको ही तो वेट बोलते हैं। तो वो फोर्स है, उसका जो यूनिट, वेट का जो यूनिट है वो केजी नहीं है, वो न्यूटन है। मास का जो यूनिट है वो केजी है, मास का यूनिट केजी है। सो अलग अलग प्लेसेस पे देखो वेट का फॉर्मूला माजी mg है, अलग अलग प्लेसेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8, बट आप बहुत हाइट पे जाते हो, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो ऐसे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो वेट है माजी, वो डिक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज जी का वैल्यू जो है ना, जी इज डिक्रीजिंग व्हेन यू गो टू सम अल्टीट्यूड। मतलब कुछ हाइट पे जाते हो, बहुत ही ज्यादा हाइट पे जाते हो, तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाता है। दैट्स व्हाई योर वेट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम द अर्थ टू द मार्स, आप अर्थ में से मार्स या मून पे चले जाते हो, तो मार्स एंड मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग है। अर्थ का वो 9.8 है, बट मार्स एंड मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होता है। तो मतलब हमारा जो वेट होता है वो मार्स पे अलग होता है, मून पे अलग होता है, बट आवर मास इज अ इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी। मास तो वही का वही रहता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द मास एंड वेट। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब वी आर डिस्कसिंग द मेजरमेंट ऑफ द मास। मुझे मास का मेजरमेंट करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बाजार में जाते हो तो मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सब, मतलब मर्चेंट्स जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं मास का मेजरमेंट? वो एक साइड तराजू से। सामान रखते हो, हाँ वो तराजू से। तो इट इज मेजर्ड बाय द सिंपल बैलेंस, उसको आप तराजू बोलते हैं। ऐसे। तो एक साइड क्या होता है, उसके अंदर एक साइड जो है ना वो एक साइड स्टैंडर्ड मास होता है, मतलब 1 kg 2 kg एक्सेट्रा, और उसको कंपेयर करके उस दूसरे साइड उसका जो जिसका मेजरमेंट करना है उसको रख के उसके कंपैरिजन के द्वारा आपको मास का मेजरमेंट होता है। बट ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ना, जो 1 kg 2 kg, वो कहाँ से आता है पता है आपको? तो वो है ना इंटरनेशनल बॉडी सर, है। हाँ सर IUPAC। हाँ, वो IUPAC तो केमिस्ट्री में आता है। हाँ but सर, मतलब उससे सर। हाँ उसी टाइप का, मतलब उसी टाइप का कह सकते हैं, इंटरनेशनल बॉडी होता है। सो वो बॉडी ये सब कुछ, मतलब ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट उसके पास सब कुछ होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड और उसका जो रेप्लिका होता है वो हमको ये लोग भेजते हैं। तो ये इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा वो 1 kg वो सब डिजाइन होता है और हम जो यूज करते हैं उसके रेप्लिका होते हैं। तो ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में मास का जो मेजरमेंट होता है ना वो सिंपल बैलेंस के द्वारा होता है बाय कंपैरिजन। बट सपोज के आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा मास फाइंड करना है। सपोज यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ द अर्थ, आपको अर्थ का मास फाइंड करना है, तो क्या ऐसा तराजू बना सकते हो कि जिसके अंदर अर्थ आ जाए पूरा? ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अर्थ का मास तराजू से, मतलब ये सिंपल बैलेंस से फाइंड? नहीं सर। वो तो पॉसिबल ही नो नहीं। सर। हाँ, तो ये जो अ, बहुत बड़ा जो मास होता है वो सिंपल बैलेंस के द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
तो very large mass can be found by the Newton's law of gravitation. तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के द्वारा यू कैन फाइंड अ वेरी 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 लार्ज मासेस। तो आपको कोई ऐसा पूछे कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में मास किसके द्वारा मेजरमेंट होता है, तो सिंपल बैलेंस के द्वारा। अगर बहुत बड़े मास जैसे मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ द अर्थ आपको मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यू कैन फाइंड दैट बाय द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। कैसे, वो हम 8th चैप्टर में, ग्रेविटेशन का चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है, तो हम 8th चैप्टर में ग्रेविटेशन में वो पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि कैसे मास का मेजरमेंट ग्रेविटेशनल लॉ से होता है। और अगर बहुत ही कम मास है जैसे मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ मोलिक्यूल्स, तो क्या उसके लिए सिंपल बैलेंस यूज हो सकता है? मास ऑफ एटम, मास ऑफ सिचुएशन नो सर नो सर। उसको लेके आता ही था हाँ, और खाना भी लेने जाता था नानी मोटी को। धनपाल मुदालियर, ऐसा बोलने तो कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को पता है, मैं जाता था। हाँ, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है। ओके तो अगर बहुत ही कम मास है, like a mass of atom, mass of molecule, so that cannot be measured by the simple balance. It cannot be measured by the Newton's law of gravity. It can be measured by the mass spectrometer. आप जब BSc MSc करोगे तो मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके पढ़ने में आएगा, तो at that time you will be able to understood how the mass spectrometer can be used to find the very 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 smaller mass like a molecule, atom, etc. तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कैसे मेजरमेंट कर सकते हो मास का, बहुत ही कम मास मतलब एटम्स, मोलिक्यूल्स के मास कैसे मेजर कर सकते हो, यू विल लर्न इन द फ्यूचर इफ यू डू द BSc MSc एक्सेट्रा। बट अगर आप अभी आपको ये याद रखना है कि बहुत ही कम मास, बहुत ही छोटे से मास है, तो उसका मेजरमेंट किसके द्वारा हो सकता है? मास ऑफ द एटम्स, मास ऑफ द मोलिक्यूल्स। So this kind of situation, we can use which method to measure the mass? We can measure the mass of the atom molecule by the help of the mass spectrometer, in which a mass spectrography is used. And in the mass spectrography, what is there? In the mass spectrography, magnetic field is applied, electric and magnetic field. एंड वहां पे चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल वो कुछ रिवॉल्व होते हैं और उसका जो रेडियस होता, मास होता है, वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर द मास ऑफ द पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द इट्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये फंडामेंटल यूज होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर टू फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। तो मैंने आपको क्या सिखाया? तो मैंने आपको ये सिखाया कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेजरमेंट होता है वो सिंपल बैलेंस के द्वारा होता है। बहुत बड़े मास हो तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा होता है, और बहुत ही कम मास है तो उसका मेजरमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो अब कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वो हम एक बार देख लेते हैं। Question is that what is mass? Define on which factor write the effect of the external factor of the mass. तो mass है क्या? तो quantity of the matter present in the body is called mass. Mass is an intrinsic or inherent property of any body. Mass do not depend on the temperature. मतलब कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, सो ये सारा चीज मास के ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकता है। देखो मैंने वो बताया था ना, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, तो ये जैसे आप केमिस्ट्री में IUPAC जैसा होता है, तो ऐसा फिजिक्स के अंदर वेट एंड मेजर का भी एक इंटरनेशनल ब्यूरो होता है। तो वो इंटरनेशनल ब्यूरो जो है ना, उसके पास ये प्रोटोटाइप्स होते हैं। तो प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय, मतलब ये जो किलोग्राम जो होता है यूनिट, वो ये
ब्यूरो इंटरनेशनल मेजरमेंट, ये उसका कुछ फ्रेंच मीनिंग, फ्रेंच ये BIPM जो है ना, BIMP वो फ्रेंच है कुछ, बट इसका इंग्लिश मीनिंग ऐसा होता है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो उसके अंदर ये सब प्रोटोटाइप्स होते हैं और उसका रेप्लिका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर की में, इंडिया में ये सब, अच्छा इंडिया में मतलब पूरे जो ये मास, लेंथ एंड टाइम एटसेट्रा, उसके ये जो सब प्रोटोटाइप्स जो होते हैं, मतलब उसके जो मेन स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो होते हैं, वो इंडिया के अंदर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के अंदर सब कुछ रखा हुआ था। अगर दिल्ली जाना हो तो ये लेबोरेटरी में जाओ आप, वहां पे देखो तो आपको मिलेंगे ये जो स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो वो हर एक कंट्री को रेप्लिका देगा। अब प्रोटो उसके पास मेन मतलब मेजरिंग डिवाइस मेन वहां पे है, मतलब केजी, फिर मतलब जो भी उसका स्टैंडर्ड वहां पे मेजरमेंट होता है, और उसके रेप्लिका इंडिया के अंदर ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर होता है, और वहां से सारे इंडिया में सप्लाई होता है। तो मतलब ये सब कंट्रोलिंग बॉडी है जो यूनिट को कंट्रोल करती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ द मास इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, जो अब जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर SQ। ये SQ या MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ मास इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में मास का यूनिट हम किलोग्राम एंड ग्राम लेते हैं, बट फ्रेंड्स न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हम कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मतलब एटम्स, न्यूक्लियस के साथ हम जब when we deal with the atoms and nucleus, so kilogram and gram becomes a very much large mass. So in the nuclear physics it is not suitable, it is not advisable to use the unit kilogram or gram for the unit of the mass. तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम ग्राम नहीं लेते हैं, वो एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट लेते हैं। शायद आपने कहीं पे सुना हो, आई डोंट नो, केमिस्ट्री में आता है कहीं पे AMU? यस सर, Yes, sir. एटॉमिक मास। हाँ, तो Yes, ये sir. एटॉमिक मास यूनिट के बारे में और सर यू मतलब यूनिफाइड मास। हाँ, Unified mass. इसको यूनिफाइड मास यूनिट भी बोल सकते हो, सही बात है, बट उस वो क्या है, क्या वो पता है आपको? It is 1/12. It is a 12th part of कार्बन। it is a 12th part of Yes. the carbon atom. Carbon atom. हाँ, कार्बन एटम का जो मास है उसको 12th पार्ट लेना है, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट। तो उसका डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है, एंड उसका जो वैल्यू है, अगर उसका वैल्यू फाइंड करते हो तो 1.66 10⁻⁻⁻⁷ 20. kg, ये आपको याद रखना है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1.66 10⁻24 ग्राम, किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻27 के बदले 10⁻24 हो जाएगा। किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। Yes. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। एंड फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, पूछ सकते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच U। तो 1 ग्राम को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो 1/1.66 10⁻24 आता है, एंड इसका जो वैल्यू है ना वो सरप्राइजिंग है, याद रह जाए ऐसा है, इसका वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये कौन सा वैल्यू, किसके जैसा वैल्यू आ गया? ये किसका जैसा वैल्यू आया? अरे बोल भी दो। ये किसके जैसा वैल्यू आया? ये एवोगैड्रो नंबर, तो फ्रेंड्स आपको दो रिलेशन याद रखना है, अभी दो रिलेशन याद रखना है। नंबर 1 U is equals to 1.66 10⁻24 ग्राम, एंड दूसरा कि अगर 1 ग्राम सोचते हैं तो कितना U होगा?
तो 6.02 10⁻23 U हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको साइमल्टेनियसली पूछ सकते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18 जो दोनों है वो एमसीक्यू के लिए है। अब 19 क्वेश्चन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो मैंने जैसे बताया कि भाई जनरली मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द कॉमन फिजिकल बैलेंस। लार्ज मास इन द यूनिवर्स लाइक अ प्लैनेट स्टार इज मेजर्ड बाय द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। And to measure the very small masses like a mass of atoms etc. So we are using a spectrometer. अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। तो मूविंग मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो in this instrument the radius of the trajectory is proportional to the mass। मतलब R proportional to M, ये कंसेप्ट का यूज करना है स्पेक्ट्रोमीटर में। तो आपको पूछ सकते हैं कि इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच क्वांटिटी, मतलब क्या रिलेशन है R और M का। तो R प्रोपोर्शनल टू M, ये रिलेशन का यूज होता है। कैसे यूज होता है वो फ्यूचर में आपको जब आप स्पेक्ट्रोमीटर लर्न करोगे तो आपको पता चलेगा, अभी आपको सीधा याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है राइट द रेंज। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट इज द रेंज ऑफ द मासेस इन द यूनिवर्स। तो इंफॉर्मेशन है कि भाई यूनिवर्स के अंदर देखो एक टेबल मैंने दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन से लेके, इलेक्ट्रॉन जो है ना, हमको जो स्मॉलेस्ट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्मॉलेस्ट मास मिला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ kg। एंड जो लार्जेस्ट मास है वो पूरे यूनिवर्स का है। पता नहीं कैसे है बट उन लोगों ने फाइंड कर दिया है कि पूरे यूनिवर्स का जो मास है ना वो 10⁻55 kg है। तो द रेंज कहां से कहां पे हुआ। तो मिनिमम मास दैट वी कम अक्रॉस इज द 10⁻³ kg, that is of the electron, and the maximum mass which we know that is the mass of the whole observable universe, and that is a 10⁻55 kg। तो फ्रेंड्स ये मास का जो रेंज है वो पता चला कि भाई वो कहाँ से कहाँ पे होता है, 10⁻³ kg से 10⁻55 kg जितना होता है। बाकी सब भी मास है, बाकी अलग अलग ऑब्जेक्ट के प्रोटॉन का मास, एटम का मास वो दिया हुआ है, बट आपको ये फर्स्ट एंड लास्ट ही आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड मास ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कितना होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. ओके, सो देन आप चलो अभी मैंने जो डिस्कस किया दैट वाज द मेजरमेंट ऑफ द मास। देखो लेंथ के मेजरमेंट के बारे में खत्म हुआ काम, लेंथ का मेजरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद मास का भी खत्म हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम मेजरमेंट ऑफ द टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम ये जो वापस से मैं बोलता हूं कि ये जो है वो टॉपिक भी आप इंफॉर्मेटिव टाइप का है, तो आपको रीड करना है इस टॉपिक में एमसीक्यू एज ए एमसीक्यू। आपको ये सारे क्वेश्चन आपको एज ए लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको ओनली एमसीक्यू एंड एसक्यू आपको मतलब एज ए एमसीक्यू एसक्यू ये सब प्रिपेयर करना है आपको, मतलब पूरा लर्न बाय हार्ट ऐसे एग्जाम में पूछने वाले नहीं है ये। उसके अंदर से एमसीक्यू एसक्यू आएंगे, एज अ थ्योरी क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते हैं, एज अ थ्योरी नहीं पूछेंगे। चलो मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मुझे ये बताओ कि बहुत इन द एंशिएंट टाइम, बहुत मतलब जब साइंस का इतना ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इन द एंशिएंट टाइम आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग ये टाइम को कैसे मेजर करते थे इन द एंशिएंट टाइम? सर वो सन में वो स्टिक की शैडो देख के, एग्जैक्टली, या फिर वो तो सैंड क्लॉक। yeah exactly, you are right. In the ancient time the mass of time was measured by the shadow formed by the sunlight, shadow of any object by the sunlight। उसके द्वारा उसको सोलर क्लॉक बोलते हैं। शायद आपको पता हो तो जयपुर एंड दिल्ली में दोनों जगह पे जंतर मंतर है।
यस सर। यस सर। तो वहां पे ये सोलर क्लॉक है, तो ये जो सन के जो शेडोज होते हैं उसके द्वारा टाइम का मेजरमेंट एंशियंट टाइम में होता था। बट अभी तो क्या है कि अभी तो बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट हो गया है साइंस का। तो इन द एंशियंट टाइम द टाइम वाज मेजर्ड बाय द शेडोज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट formed due to the sunlight. But after that, a pendulum is the invention of the pendulum takes place. तो फिर उसके बाद पेंडुलम के प्रिंसिपल पे काम होती है, ऐसे मतलब ऐसे क्लॉक का इन्वेंशन हुआ। अभी जो पेंडुलम आते हैं क्लॉक के अंदर वो तो शो के लिए है, बट अगर बहुत पुराने क्लॉक आपके पास पड़े हो, आपके मतलब दादा परदादा के पास, ये अगर आप मतलब गांव में शायद पड़ा होगा शायद किसी के पास, तो उसमें क्या होता है कि पेंडुलम जब तक चलता है ना तब तक वो क्लॉक चलता है। जैसे ही पेंडुलम बंद हो जाता है तो क्लॉक भी बंद हो जाता है। मतलब वो पेंडुलम के साथ उसका मैकेनिकल सिस्टम कनेक्ट किया होता है कि जैसे ही एक पेंडुलम का एक ऑसिलेशन खत्म हो तो 2 सेकंड उसका जो सेकंड हैंड है वो 2 सेकंड ट्रैवल हो जाएगा। मतलब ऐसे मैकेनिकल सिस्टम से पूरा क्लॉक में वो बनाते हैं वो लोग। तो अभी तो जो आते हैं पेंडुलम वाले क्लॉक वो शो के लिए होते हैं, वो सही में वाकई में वो पेंडुलम के प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं। तो किसी ने देखा पेंडुलम वाला क्लॉक एक्चुअली अभी जो नो शो सर। किया था ऐसे नहीं। नो सर। तो वो पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद पेंडुलम से कनेक्टेड क्लॉक का इन्वेंशन हुआ, और उसके बाद तो हम अभी जो यूज करते हैं वो रिस्ट वॉच यूज कर सकते हैं, वो एटॉमिक क्लॉक यूज कर सकते हैं, एटॉमिक क्लॉक हम यूज करते हैं। और फिर तो डिजिटल क्लॉक भी आ गया। तो ये डे बाय डे जैसे साइंस का मतलब जैसे जैसे ज्यादा इन्वेंशन हुआ, एक्यूरेसी बढ़ा, तो साथ साथ में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट ऑफ टाइम के मेजरमेंट के लिए करने लगे हम लोग। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं उसको। क्वार्ट्ज जैसा पता है आपकी क्लॉक में क्वार्ट्ज जैसा कुछ लिखा होता है कभी कभी, यस सर। वो ये एटॉमिक क्लॉक है, क्वार्ट्ज पे काम करता है। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं रीड करता हूँ। ये टोटली इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। In the ancient times, the length of the shadow of an object casted by a sunlight time was estimated. Jantar Mantar, located in the Jaipur, if you want to see this, so you can go to Jaipur and you can see this. Time is measured by a pendulum clock also. Now we use an atomic clock for the standard time measurement. It is based on the अब ये जो atomic clock है वो कौन से बेस पे होता है? It is based on the periodic vibration produced in the cesium atom. अब ये जो वैल्यूज है वो आपको इंफॉर्मेशन ओनली, यहाँ पे जो है ना वो इंफॉर्मेशन के लिए ही है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। In the cesium atomic clock, the second is taken as a time needed for the something vibrations of the vibration of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium. अब क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूँ। कोई भी एटम होता है ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसके कुछ उसको एनर्जी मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्या केमिस्ट्री में आप ऐसा कुछ पढ़े हो? ग्राउंड इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट? यस सर। ओके, तो सीजियम एटम के अंदर भी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर वो भी कंटिन्यूअसली ग्राउंड स्टेट से एटॉमिक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वापस आते हैं। तो ये है ना एक सीजियम एटम में ये बहुत फास्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का ये जो ट्रांजिशन होता है ना ग्राउंड से अपर लेवल पर, अपर लेवल से वापस, वो बहुत ही फास्ट होता है। कितना फास्ट होता है, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट इन 1 सेकंड दिस मच क्रोड्स क्या है देखो 9192631700 ये कुछ अब कुछ क्रोस में आता है कुछ, मतलब इतने इन 1 सेकंड दिस मच वाइब्रेशंस, दिस मच ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू लेवल्स इज हैपेंड। सो ये जो कंसेप्ट है उसका यूज एटॉमिक क्लॉक के अंदर
टाइम का मेजरमेंट को करने के लिए होता है। अब वो कैसे होता है उसके लिए तो आपको बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा, एटॉमिक क्लॉक स्टडी करना पड़ेगा। आपको अभी याद रखना है कि भाई एटॉमिक क्लॉक के अंदर टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है, तो आपको इतना ही लिखना है कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर जो सीजियम एटम है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है उसके बेस पे टाइम का मेजरमेंट होता है। आपको इतना याद रखना है। The vibration of a cesium atom regulates the rate of this cesium clock, just as the vibrations of the balance will regulates the ordinary wristwatch. रिस्ट वॉच में तो पता है ना आपको क्या होता है, वो बहुत सारे मतलब अंदर के व्हील्स होते हैं बहुत सारे, और वो व्हील घूमते घूमते मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड। एक क्लॉक अभी आता है, अभी किसी ने ट्रांसपेरेंट होता है पूरा, मतलब हैंड रिस्ट वॉच आता है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब देखा है किसी ने ट्रांसपेरेंट रिस्ट वॉच आता है, तो उसके अंदर पूरा मैकेनिकल सिस्टम दिखता है आपको। यस सर। हाँ, तो जो रिस्ट वॉच होता है ना, सिंपल सा रिस्ट वॉच, उसके अंदर वो व्हील्स होते हैं सारे, और वो सब टाइम का रेगुलेट करते हैं। Yes. एटॉमिक क्लॉक तो आपने कहीं पे देखा नहीं है। एटॉमिक क्लॉक जो होता है वो तो क्या कहाँ पे, दिल्ली में होता है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। और ये देखा, यहाँ पे देखो ये चीज लिखा हुआ है कि द सीजियम एटॉमिक क्लॉक is a very accurate. In a principle, they provides a portable standard by using 4 cesium clock in the national standard time and the frequency are maintained. अब देखो, हम हमारे मोबाइल में हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं। व्हेन योर मोबाइल लिंक्ड विद द इंटरनेट तो ऑटोमेटिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। तो अब क्वेश्चन इज दैट कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब उसका मतलब ये नक्की कौन 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 ये स्टैंडर्ड टाइम ये है, वो ऐसा बोल मतलब ये करता कौन है, वो सब वो कंट्रोल कौन करता है स्टैंडर्ड टाइम को। तो वो वापस से मैं बोलता हूँ कि दिल्ली में जो नेशनल लेबोरेटरी है उसके अंदर ये सब कंट्रोल होता है। तो वो कंट्रोल करने के लिए वो है ना 4 सीजियम क्लॉक को वहां पे रखते हैं। तो और उसका वो 4 सीजियम क्लॉक को ऐसा 4 सीजियम क्लॉक इसलिए रखते हैं कि कभी कोई एक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम ना आए। तो इसके वजह से वो 4 सीजियम क्लॉक वहां पे लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं, और उसके द्वारा वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कंट्रोल करते हैं। लिखा हुआ है देखो, द स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is controlled by the cesium atomic clock in the and National Physical Laboratory in the New Delhi. तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। Uncertainty in the time resolution is plus or minus 1 into 10 to minus 13 second obtained. बहुत ही कम अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि they lose or gain no more than the 3 microsecond in year. मतलब जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर, वो कितना एक्यूरेट है आप सोच लो। आप मतलब आप सोच भी ना पाओ, इतना एक्यूरेट है कि 1 साल पास हो जाए ना तो भी वो क्लॉक के अंदर कितना माइनर चेंज आएगा उसका। मतलब आप हमारे जो घर पे जो क्लॉक होते हैं वो कभी कभी आप सेल खत्म हो जाते तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो 1 साल में कितना आगे पीछे हो सकता है पता है आपको? Only a 3 microsecond. In 1 year, it can gain or loss only a 3 microsecond. 1 सेकंड का 10⁻⁶ पार्ट मतलब माइक्रो होता है। तो you can see the accuracy of the cesium clock. It is a very, very, very accurate, and that is why in all the world, all the countries, in whole world, all the countries, they set their times, they control their times, their standard time by the same method. They are just using all the countries, not the India, but all the countries using a 4 cesium clock to control their own standard times. Because the cesium clock is a very, very, very accurate. In 1 complete year, it can no more gain or loss more than the 3 microsecond. उसका इतना ज्यादा एक्यूरेसी होता है। Because of that, the whole countries are use a cesium clock as a standard measuring device of the time. Is that clear to you, friends? ये सारे informations है, इसमें समझाना कुछ नहीं है, पढ़ना है, but मैंने आपको बता दिया। Is that clear to you? Yes, sir. Okay. Yes. तो उसके बाद डिस्टेंस का दिया हुआ है कि भाई और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है।
in the view of this tremendous accuracy in the time measurement, the SI unit of the length has been expressed in the terms of path length, has been terms of the path length light travels in the certain interval of time. The distance traveled by 1 upon something something seconds is called 1 meter. मतलब ऐसा बोला गया है कि ये टाइम के इतना अच्छा एक्यूरेसी हमको मिलता है, तो उसी के बेस पे हम 1 मीटर डिस्टेंस को भी डिफाइन करते हैं. तो 1 मीटर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 अपॉन समथिंग समथिंग सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर. तो ये 1 मीटर का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. आपको खाली इतना ही समझना है कि टाइम के ऊपर से ही 1 मीटर का डेफिनेशन बनता है. टाइम के मेजरमेंट के ऊपर से ही 1 मीटर का डेफिनेशन उन लोगों ने बनाया हुआ है. आपको इतना ही समझना है. सो वही वापस से हम वही करेंगे कि मतलब ये नेचर में यूनिवर्स के अंदर व्हाट इज द रेंज ऑफ द टाइम. तो द टाइम इंटरवल ऑफ द इवेंट्स that we come across in the universe varies over the very wide range. From where to where? So table is showing that. So life span of the most unstable particle is only 10 raised to minus 24 second. Minus 24 second. तो मतलब कोई अनस्टेबल एटम है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट ही याद रखना है. आपको फर्स्ट एंड लास्ट ही याद रखना है, बाकी के बीच के कोई याद नहीं रखना है. तो अनस्टेबल पार्टिकल का लाइफ स्पान क्या होता है? तो 10 raised to minus 24 सेकंड है. और मैक्सिमम टाइम जो है वो एज ऑफ द यूनिवर्स. तो यूनिवर्स का एज कितना है? तो 10 raised to 17 सेकंड्स है. तो रेंज कहाँ से कहाँ पे कह सकते हैं टाइम का? तो 10 raised to minus 24 से लेके 10 raised to 17 तक है, ऐसा हम कह सकते हैं. देखो ये क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 देख लो. क्या ये आप खुद कर सकते हो? एक बार देख लो आप. जस्ट रीड, जस्ट चेक इट आउट दिस क्वेश्चंस. Yes, sir. The ratio of the maximum and minimum. Yes. Is it okay? Yes, sir. Okay. So now we are going to discuss a new topic, that is accuracy and precision. देखो आपको ये दोनों वर्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, बट वो सेम नहीं है. दोनों में डिफरेंस है. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट द सिनोनिम्स. They are totally completely different words. Accuracy and precision is a totally different in the physics. So question is that कि क्या मतलब difference क्या है दोनों के बीच में? What is the difference between the accuracy and precision? Okay. फ्रेंड्स अब जो इंफॉर्मेटिव पार्ट था वो खत्म हुआ. अब थोड़ा समझना है आपको. मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना. अब अभी हमारा जो टारगेट है वो क्या है? तो राइट नाउ द टारगेट इज टू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बीच में क्या डिफरेंस है? वैसे देखा जाए तो आपको ये दोनों सेम ही लगता है, बट वो सेम नहीं. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट द सिनोनिम्स. इट इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड. अब एक्यूरेसी पहले मैं ये बता दूं कि एक्यूरेसी किसको बोलते हैं. तो सपोज अभी अज्यूम कर लेते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है विच इज कंट्रोल्ड बाय द 4 सीजियम क्लॉक इन द दिल्ली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. तो वो वहां से पता चला कि अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो है, अज्यूम कर लो कि वो है, राइट नाउ इट इज फाउंड टू बी अ 1:44:12 सेकेंड. ऐसा अज्यूम कर लो.
एंड आपके पास जो क्लॉक है, आपका जो रिस्ट वॉच है, वो मेजर कर रहा है 144, अज्यूम करो कि वो 52 दे रहा है। तो जो एक्चुअल टाइम है उससे आपका टाइम थोड़ा डिफरेंट है। देखो, तो वो जो डिफरेंस है वो कोई मुझे बताएगा कितना डिफरेंस है? 40 seconds. 40 सेकेंड्स का। तो इसको बोलते हैं इनएक्यूरेसी। तो द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट, तो जो डेविएशन है, डिफरेंस है एक्चुअल टाइम एंड मेजर्ड टाइम के बीच में, एक्चुअल टाइम एंड मेजर्ड टाइम के बीच में जो डिफरेंस है उसको इनएक्यूरेसी बोलते हैं। और जितना इनएक्यूरेसी कम होगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो एक्यूरेसी क्या चीज है वो पता चला आपको? Yes, sir. मतलब एक्यूरेसी ऐसा शो करता है कि आपका मेजर्ड टाइम, आपका जो कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी जो एक्चुअल वैल्यू से कितना नजदीक है वो एक्यूरेसी है। measured value is how much close to the measured value is how much close to the true value is called the accuracy। तो accuracy क्या है वो पता चल गया आपको? आगे ना तो Yes, sir. चलो, अब आपके पास जो क्लॉक है ना, आपके मोबाइल के अंदर क्लॉक जो है वो आपको दिखा रहा है 1 hour 44 minutes। एंड आपका जो रिस्ट वॉच है उसके अंदर सेकंड हैंड भी है, वो आपको दिखा रहा है 1 hour 44 minute 52 सेकेंड। मतलब ये जो मोबाइल का क्लॉक है वो आपको बता रहा है, मतलब वो आपको कहाँ तक दिखा रहा है, वो आपको सेकंड नहीं बता रहा है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? मतलब ये, Minute. हाँ, तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिनट है। एंड कोई मुझे बताएगा ये जो दूसरा वाला रीडिंग है इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 second. 1 सेकंड। किसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, मतलब किसका लीस्ट काउंट ज्यादा कम है? मतलब Wrist किसका watch. हाँ, ये जो वॉच नंबर, ये अज्यूम करो कि ये वॉच 1 है, मतलब ये 1 क्लॉक नंबर 1, ये क्लॉक नंबर 2। तो कौन से क्लॉक का लीस्ट काउंट ज्यादा कम है? Second watch. सेकंड 1। तो उसका प्रिसीजन ज्यादा होगा। सो जितना लीस्ट काउंट जितना कम इतना प्रिसीजन ज्यादा। मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों डिफरेंट चीज है। प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो आई कैन से कि जो प्रिसीजन है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कम मेजरमेंट कर सकता है उतना उसका प्रिसीजन ज्यादा है। और एक्यूरेसी तो क्या है, तो वो तो ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसके साथ वो डिपेंडेंट है। अब आपको समझ में आया प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बीच में क्या डिफरेंस है? Yes, sir. मुझे ये बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट से उसका मेजरमेंट किया, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो किसका रीडिंग सबसे ज्यादा प्रिसाइज रहेगा? किसका प्रिसिशन सबसे ज्यादा होगा? मैंने मेजरमेंट किया मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, एंड तीसरा जो है वो स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज से मैंने स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया। तो किसका प्रिसीजन सबसे ज्यादा होगा? स्क्रू गोज का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, सबसे कम Yes. मेजरमेंट कर सकता है। तो प्रिसीजन टोटली डिफरेंट चीज है, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इंस्ट्रूमेंट कितना कम तक मेजर कर सकता है उसके साथ उसका कनेक्शन है। व्हाइल एक्यूरेसी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग,
वो तो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक होता है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। तो क्या ये चीज आपको समझ में आ गया? Yes, sir. So precision in the one statement I can say precision is depend on the measuring instrument, up to which resolution it can measure, up to which least count, up to which resolution it can measure. That is that is on this factor the precision depends on. While accuracy is the thing that the measured value is how much close to the true value, that is called the accuracy. So both is the different thing. Is that understood, friends? तो accuracy and precision क्या है वो मैंने आपको समझाया. So friends, फिजिक्स के अंदर accuracy and precision का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है. बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहां पे आपने थोड़ा भी गलती कर दिया, थोड़ा भी आपका इनएक्यूरेसी हुआ तो आपको मतलब उसका बहुत ही मतलब डेंजरस उसके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं. आपको शायद पता होगा कि रशिया में चेर्नोबिल के अंदर एक न्यूक्लियर डेजर्ट हुआ था. पता है किसी को? रशिया में चेर्नोबिल के अंदर एक न्यूक्लियर डेजर्ट हुआ था. पता है किसी को? नो सर. ओके. चेर्नोबिल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था. तो रिएक्टर प्लांट में क्या होता है कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, मतलब उसके अंदर फिशन होता है. फिशन न्यूक्लियस का फिशन होता है, मतलब फिशन का मतलब उसको टूटना, मतलब वो टूटता है और एनर्जी जनरेट होती है. हेवियर न्यूक्लियस इज ब्रेक्ड एंड इन द स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड अ फिशन. तो फिशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है रिएक्टर प्लांट में. बट ये जो रेट ऑफ द फिशन है ना उसको कंट्रोल करना पड़ता है. अगर वो इन कंट्रोल हो जाए ना, तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट एंड न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों सेम ही है. तो दोनों चीज सेम ही है, बट खाली फर्क इतना है कि रिएक्टर प्लांट के अंदर वो जो चेन रिएक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हम उसको ग्रेजुअली अदर फॉर्म में हम दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. वही चीज न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर है. न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्रिंसिपल है वो भी फिशन का ही है, बट वो अनकंट्रोल्ड है, वो इनकंट्रोल्ड है. तो ये दोनों डिफरेंस है. मतलब तो अगर रिएक्टर प्लांट के अंदर जो फिशन प्रोसेस होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर बॉम्ब. वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा. तो वही हुआ था रशिया में चेर्नोबिल के अंदर. तो वहां पे ऐसा होता है कि कुछ कंट्रोल रोड्स होते हैं, जो कंट्रोल रोड्स प्लांट के अंदर जाके प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. अब वो कंट्रोल रोड कुछ माइक्रो सेकेंड्स लेट गए, मतलब जिस उसको जब जाना था उससे वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स लेट गए अंदर प्लांट के अंदर, तो उसमें तो ब्लास्ट हो गया. तो मैं वही बता रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. अगर वो प्रॉपरली आपने नहीं किया तो कुछ जगह पे आपको डेंजरस रिजल्ट मिल सकते हैं. तो दैट इज वाई दिस टॉपिक वी आर स्टडिंग. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन से टाइप के इनएक्यूरेसी एरर, कौन से टाइप के एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनएक्यूरेसी मतलब एरर, तो एरर का कैसे मेजरमेंट होता है, कौन से एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और उसका कंट्रोल, उसका एलिमिनेशन कैसे होता है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिस्टेक एंड एरर, एरर एंड मिस्टेक के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये 26 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. आज का जो पूरा होमवर्क है वो आपको एक बार करना है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको वन टाइम लिखना है. आज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो 2, 3 या 4 मार्क्स के अंदर आपको पूछ सके. इसके अंदर से आपको एमसीक्यू, एसक्यू आ सकते हैं, बट लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके कंसेप्ट समझने की जरूरत है. आज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आपके 2 या 3 मार्क्स में एज ए थ्योरी पूछे एग्जाम के अंदर, बट आपको सारे कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करना है. एमसीक्यू, एसक्यू में ये क्वेश्चन आ सकते हैं. सर बोलो. होमवर्क ये सर क्वेश्चन 26 और 25 ना? 26 तक करना है आपको पूरा. अच्छा, ओके सर, ओके सर. आपका होमवर्क मैं आपको बता दूं,
फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 26 तक एक एक बार सारे क्वेश्चन आपको वन टाइम लिखना है. ओके सर. Okay, sir. So friends,